नमस्कार, मैं गार्गी कौशिक आपका स्वागत करती हूँ गौरांश एंड गौरांशी क्लासेस में। आज का विषय है हमारा मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। इससे पहले हम जान चुके हैं वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था, बौद्धिक शिक्षा व्यवस्था। अब हम जान रहे हैं मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। इस्लाम धर्म की स्थापना के बारे में मैं बता देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद साहब ने इसकी स्थापना की। उससे के बाद मोहम्मद गजनवी जो हमारे भारत की ओर आकर्षित हुआ कि यहाँ की धन संपदा और चीज़ों को देखकर इसने कम से कम 1000 से लेकर 1026 एडी तक 17 बार आक्रमण किया, जिसमें 17वां आक्रमण सोमनाथ का मंदिर बहुत ही फेमस आक्रमण माना जाता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी भी हमारी भारत की ओर आकर्षित हुआ और उसने भारत की यहाँ से धन लूटना चाहा और उसकी मुलाकात पृथ्वीराज चौहान से हुई। इन दोनों के मध्य 2 युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के 3 युद्ध माने जाते हैं ये दोनों युद्ध, लेकिन पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुए, जिसमें से पहले युद्ध में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीत गए और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत गए। ठीक है, और 1191 एडी और 1192 एडी में हुआ। फिर उसके बाद में 1194 में जयचंद के साथ एक युद्ध हुआ, उसमें भी मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी उसके बाद यहाँ पर अपना एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम होता है, इसीलिए यहाँ से गुलाम वंश की स्थापना दिल्ली पर स्टार्ट हो जाती है। यहीं से मुस्लिम व्यवस्था या इस्लाम धर्म की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब उसके पहले यहाँ पर क्या होता है कि जिस समय इस्लाम व्यवस्था नहीं थी तब यहाँ पर वैदिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा, जैन शिक्षा, 3 शिक्षाएं चल रही थी, जिसमें से वैदिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा काफ़ी ही उच्च स्तर पर थी, जिसमें बहुत सारे विश्वविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और भी बल्ली विश्वविद्यालय आदि बहुत विद्यालय थे, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय एक यहाँ का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसकी वजह से वहाँ पर 9 मंजिल का पुस्तकालय भी बना हुआ था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी और वो 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक उसमें आग लगी रही और वो एक राख का खंडर बन गया। अब मुस्लिम शिक्षा का अर्थ समझिए। मुस्लिम शिक्षा का अर्थ ज्ञान अर्जन करना था। इस ज्ञान के अंतर्गत कुरान शरीफ की आयतों तथा हज़रत मोहम्मद की उपदेशों का ज्ञान जनता तक पहुंचाना था। मदरसों और मकतब और मदरसों के माध्यम से इसमें अधिक से अधिक प्रसार करना ही शिक्षा का क्या था? मुख्य अर्थ लिया गया था। सामान्य जीवन से संबंधित धार्मिक लौकिक ज्ञान के अध्ययन को ही मुस्लिम शिक्षा कहा जाता था। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे? इस्लाम धर्म का प्रचार करना, क्योंकि इस्लाम धर्म मध्य का बौद्धिक और वैदिक शिक्षा के बाद और बुद्ध शिक्षा के बाद इस्लामों का प्रवेश हो रहा था, तो हिंदू सभ्यता के एक बाद एक नई व्यवस्था आ रही थी, तो इसलिए उन्हें इस्लाम का मतलब अपने धर्म का प्रचार करना बड़ा ज़रूरी था। इसीलिए वो मकतब मदरसों में क्या कर रहे थे? कुरान शरीफ और इस्लाम धर्म के कानूनों शरीयतों को अनिवार्य रूप से पढ़ाना उन्होंने शुरू किया। ज्ञान अर्जन करना उनका दूसरा कर्तव्य था कि ज्ञान अर्जन करना, नॉलेज भी दिलाना, शिल्प एवं व्यावसायिक कलाओं का भी विकास कराना, यहाँ के लोगों का धार्मिक परंपराओं का निर्वाह कराना। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चाहते थे कि उनके धार्मिक, उनके लोग, उनके मकतब, उनके परंपराओं को माने, उनकी कुरान शरीफों में जो लिखी हुई बातें हैं उनको पूरे विधि विधान से करें, उन पर अच्छे से बल दिया जा रहा था। वैभवपूर्ण जीवन की प्राप्ति उनके दूसरा जो अगला उद्देश्य था कि जीवन बहुत उच्च तरीके से, असामान्य तरीके से जिया होना चाहिए, जिससे कि जीवन का क्या है? पूर्ण आनंद लेना चाहिए। चरित्र और नैतिक विकास भी करना चाहिए आनंद के साथ साथ, यह उनका ऐसा मानना था। मुस्लिम शिक्षा के संरचना एवं स्तर, उन स्ट्रक्चर एंड लेवल ऑफ मुस्लिम एजुकेशन, 2 भागों में इसको भी डिवाइड किया गया, वैदिक और बौद्धिक शिक्षा की तरह ही यह प्राथमिक और उच्च शिक्षा में थी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी, तो वो मकतब का जो ये है पीछे वाला मकतब, ये कुतुब शब्द से लिया गया है। कुतुब शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है जहाँ पढ़ाया सिखाया जाए, जहाँ पढ़ाना सिखाया जाए। ठीक है, अब प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करने के लिए बच्चों को बिस्मिल्लाह रस्म करनी होती थी। जैसे कि आपको याद होगा वैदिक शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए क्या करना होता था? हमें
उपनयन संस्कार करना होता था। बौद्ध शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए क्या करना था? प्रज्ञा संस्कार करना होता था। ऐसे ही मुस्लिम शिक्षा में प्रवेश करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए बिस्मिल्लाह रस्म करनी पड़ती थी। इसके लिए बच्चा कितना कब होना चाहिए था? 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन का होना चाहिए था। ठीक है। बौद्ध शिक्षा, वैदिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए था? ब्राह्मण का बच्चा 8 वर्ष का, वैश्य का बच्चा 10 वर्ष का, क्षत्रिय का बच्चा 10 वर्ष का, वैश्य का बच्चा 12 वर्ष का, और शूद्र के लिए कोई भी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बौद्ध शिक्षा में 8 वर्ष के लिए था, और उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर कोई भी रस्म नहीं थी। मदरसा जो है, ये दरस वर्ड जो है ये भी अरबी भाषा का वर्ड है, और इसमें भाषण देना सिखाया जाता है। ये उच्च शिक्षा का वो था। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक होती थी, जिसमें छात्रों का मुस्लिम संस्कृति, सभ्यता, नियम व कानून आदि ज्ञान कराते हुए कुरान शरीफों की आयतों का स्वरबंद यानी कि ध्वनि और लय के साथ पाठन कराने का अभ्यास कराया जाता था। मकतब प्राय मस्जिदों के परिसर में ही होते थे, या जो जहाँ पे भगवान की अजान या किया जाता था वहीं मकतब होते थे। उच्च शिक्षा जो है, माध्यमिक शिक्षा, मदरसों में भेजा जाता था। मदरसों के छात्रों में अनेक प्रकार के जीवन उपयोगी विषयों का भी पृथक पृथक रूप से ज्ञान दिया जाता था। इसके लिए विशेष मौलवी और शिक्षक भी रखे जाते थे। मदरसे उच्च शिक्षा पद्धति के मुख्य केंद्र होते थे। यहाँ केवल विशिष्ट प्रतिभा वाले ही छात्र पढ़ने जाते थे। यानी कि प्राथमिक शिक्षा जो थी वो सभी के लिए अनिवार्य थी, लेकिन उच्च शिक्षा में विशिष्ट प्रतिभा के लोग, जिनमें बहुत विशेष क्वालिटी थी, वही लोग जाते थे। इसका पाठ्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो कुरान शरीफों की आयतों को पढ़ना था। ठीक है। बोलना, पढ़ना, लिखना और अरबी लिपि को सिखाना था। ठीक। और इसमें क्या था, जो मुस्लिम शासकों के पुत्र पुत्रियां थे, उनके लिए अलग से एक मौलवी होता था, नियुक्त किया जाता था, जो महल में ही जाकर क्या करता था, उनको शिक्षा प्रदान करता था। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम मदरसों में विशेष प्रबंध किए जाते थे। इस 2 प्रकार की शिक्षा होती थी, धार्मिक, चारित्रिक, नैतिक भी होती थी, और दूसरी जीवन के विभिन्न क्षेत्र संबंधी लौकिक और व्यावसायिक विषयों को दी जाती थी। धार्मिक विषय कौन कौन से होते थे? कुरान शरीफों का अध्ययन, मुस्लिम साहित्य का अध्ययन, इस्लाम का इतिहास, शरीयत का विस्तृत अध्ययन, सूफी और फ़कीरों का साहित्य अनुशील, यानी कि जो मुस्लिम धर्म से, यानी कि जो मुस्लिम संप्रदाय से जितने भी संबंधित साहित्य, शरीयत, इस्लाम से रिलेटेड जितने भी विषय थे, वो सभी उस समय पढ़ाए जाते थे, जिससे कि इस्लाम धर्म को यहाँ का लोग अच्छे से समझ सकें। व्यावसायिक विषयों में गणित, फारसी, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिषी, यूनानी चिकित्सा, इतिहास, भूगोल आदि पर भी ध्यान दिया जाता था। शिक्षण विधियां जो होती थी, भाषण विधि होती थी, मदरसे में व्याख्या विधि होती थी, प्रश्न उत्तर विधि होती थी, अनुकरण विधि होती थी। प्राथमिक शिक्षा के लिए स्व अध्याय विधि होती थी, अभ्यास विधि होती थी, न्यायिक विधि भी होती थी, यानी कि नाटक के साथ भी कुछ चीज़ें समझाई जाती थी। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की परीक्षा व्यवस्था कैसी थी? किसी विशेष प्रकार की व्यवस्था ऐसी नहीं थी। शिक्षा और उसकी सफलता का निर्णय पूरी तरह से शिक्षक की इच्छा पर ही होता था। बालक का आंतरिक मूल्यांकन भी उसी पर निर्भर होता था। शिक्षक ही छात्र के आचरण, व्यवहार, योग्यता को देखकर उसे सफल और असफल घोषित करता था, अगली कक्षा में भेजता था। जो छात्र अच्छा प्रदर्शन करते थे उन्हें वह उपाधि देता था, बाद बाकी क्या होता था, फिर दोबारा से उसी को पढ़ते थे। धार्मिक शिक्षा में विशेष योगदान छात्रों का ही होता था। इनको आलिम कहा जाता था, मतलब जो बहुत ज़्यादा धार्मिक शिक्षा को सीख जाते थे, है ना। दर्शन और तर्क शास्त्र के ज्ञाता को फाजिल कहा जाता था। मतलब दर्शन और तर्क शास्त्र के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? फाजिल कहा जाता था। जो धार्मिक ज्ञान रखता था ज़्यादा, उसको आलिम कहा जाता था, और जो साहित्य में ध्यान रखता था वो काबिल हो जाता था। इन्हीं 3 पदवियों से क्या होता था, उसको सम्मान दिया जाता था छात्र को। थैंक यू सो मच।